जय हिंद गाइस। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रेपरेशन को सही दिशा में आगे लेकर जा रहे होंगे। और मैं आपका एजुकेटर नितिन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में। दोस्तों, अगर आपको अपने पिछले सेशन को थोड़ा भी आपको कनेक्ट हो, आपको याद हो, हम अपने पिछले सेशन में वर्ब्स यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स, स्पेशली मॉडल वर्ब्स में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया। और हमने अभी तक जाना कि मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है, इसके अलावा वर्ब, मेन वर्ब के बारे में भी जाना। और साथ ही मैंने आपको एक पीडीएफ में, आई गेस अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ब्स। अगर आपने अभी तक उसे डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्लीज उसे एक्सेस कर लें, और जिनके पास वो अभी तक नहीं मिल पाई है मुझसे कांटेक्ट करें। आप अगर नितिन मिश्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सभी तक मैंने पहुंचाया है, आप सभी तक ये प्रश्न मैंने पहुंचाए हैं। और जो बच्चे इस प्रश्न तक नहीं पहुंचे हैं, एक बार आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। मैंने प्रैक्टिस यानी क्विज फॉर्मेट में आपको ये क्वेश्चन देने का प्रयास किया है। अब जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन ये रहा, ही वॉज सो इनक्यूजिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। आपको सही उत्तर देना है और बताना है क्या लगता है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन जो कि अमूमन आपको देखने को मिलते हैं, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपने बहुत क्लियरली इस बात को समझना है कि कई बार ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ के लिए प्रयोग होता है। जैसे जैसे कि एक होता है राइज, उठने के लिए, और एक होता है रेज, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन रेज करते हो तो रेज का सेकंड फॉर्म रेज्ड होता है। मैं वापस से आपको याद दिला दूं, रेज का सेकंड फॉर्म रेज्ड होता है। रेज का सेकंड फॉर्म रेज्ड होता है, इसलिए यहां पर रोज नहीं बल्कि रेज्ड का इस्तेमाल होगा। और ये जो प्रश्न है ना, ये बेसिकली बेटा हम इस वर्ब के, आप कह सकते हो, जो मैंने आपके साथ साझा की है ना वर्ब की लिस्ट, हम इसके साथ इस तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इन चीजों को आपको याद करने वाली बारी है। आप इसे अगर याद कर लेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। सभी को क्लियर है? फिलहाल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ही वॉज बोर्ने ऑफ। अब देखो, बोर्ने यहां पर अगर देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि यहां भी एरर है। बियर का याद रखना थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल बोर्न होता है। यस और नो? बियर का पास्ट पार्टिसिपल, बियर अगर वर्ब हो तो पास्ट पार्टिसिपल बोर्न होता है। लेकिन बियर का एक अर्थ और होता है सहन करना, बियर का अर्थ एक होता है पैदा करना। जब आप बियर का पैदा करने से अर्थ निकालते हैं तो उसका थर्ड फॉर्म बोर्न होता है। और गाइज, बियर सहन करने का थर्ड फॉर्म बोर्ने होता है। तो यहां पे सहन करने वाली वर्ब का भाव उत्पन्न हो रहा है, जो कि गलत है। सही हो जाएगा, हमको बोर्न का इस्तेमाल करना होगा, पैदा करना। दरअसल दोनों ही क्रियाएं हैं, ये भी क्रिया है परंतु ये क्रिया है सहन करने की। किसी चीज को जब आप सहन करते हो, और पैदा करने की, ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, तो आप वहां पे बोर्न का इस्तेमाल करेंगे। यानी आप कह सकते हो ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली रिलेट करते हैं वर्ब और उसके फॉर्म्स पर आधारित। और इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। आप सभी को इसकी मैंने क्विजेस प्रोवाइड कराई है टेलीग्राम चैनल पर। मैं बार बार कोट कर रहा हूं ताकि आपको कम्युनिकेशन क्लियर हो, आप इधर उधर ढूंढोगे नहीं मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसको
अवेल कराया है, आप प्लीज इसे अटेम्प्ट कर लेना। क्विज फॉर्मेट में दिया है, तो आप इसे क्लास के बाद जैसे ही आप तक की क्लास खत्म होगी आप अटेम्प्ट कर लेना एक बार। मैं अपनी बात यहां से आगे बढ़ाना चाहता हूं, अपने कुछ नए विचारों को आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आज के इस सेशन में हम अपनी कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी आज हमारे डिस्कशन का जो मेन एजेंडा है दैट इज फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। शैल वी स्टार्ट दिस सेशन? उम्मीद है आप सभी इस सेशन से बहुत कुछ सीखने वाले हो। इस सेशन को शुरू करते हैं बेटा, इस सेशन को शुरू करते हैं। और थैंक यू एवरीवन। Okay, Sai Kumar, I'll be explaining in English as well. Don't worry, beta. Man Singh, beta, in AFCAT batch, obviously reasoning will be taken. Don't worry about it. So guys, let's get started. So what are we talking here? We are talking about finite verbs, non-finite verbs, transitive verbs and intransitive verbs. Let's check it out. बेसिकली फाइनाइट वर्ब के बारे में जब हम बात करते हैं तो फाइनाइट वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट की संख्या एवं पर्सन के अनुसार इस्तेमाल होते हैं। नाउ व्हाट आई मीन टू से about finite verb? So guys, listen to me very carefully. Whenever we talk about finite verb basically is a verb that comes in the sentence and agrees with its subject. So if I need to go in detail, then how we can learn finite verb? The idea is very simple. मैं आपको इसका एक बेसिक एग्जाम्पल बताने का प्रयास कर रहा हूं, अगर मैं सफल हुआ तो आप मुझे प्लीज बताना। चलो, थैंक यू। सो गाइस, लुक एट हियर। आप सभी जानते हैं जो सेंटेंस होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है। सबसे पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट एंड आप इसे जोड़ते हो प्रेडिकेटिव पार्ट से। आप इसे प्रेडिकेट से जोड़ते हो। प्रेडिकेट में कौन होती है? प्रेडिकेट में होती है वर्ब। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि जब आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ देते हो तो इससे सेंटेंस बन जाता है। इज दिस क्लियर? और हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट एक्चुअली अ फाइनाइट वर्ब इज, देन द आंसर इज फाइनाइट वर्ब इज सच अ वर्ब। और आप जानते हो वर्ब क्या होती है, ये तो सभी जानते हैं। वर्ब इज अ टर्म दैट टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट। वर्ब वह टर्म है जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बात करती है। तो गाइज याद रखो, फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो ना केवल सब्जेक्ट के बारे में बात करेगी बल्कि ये वर्ब अग्री करेगी किससे? अपने सब्जेक्ट से। यानी अगर आपने लॉजिक सुना हो कि हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट बनाते हैं, तो याद रखो हर वो वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के साथ अग्रीमेंट बनाती है उस वर्ब को हम
फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ऐसी कोई भी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के साथ अग्रीमेंट बनाती है फाइनाइट वर्ब कहलाती। कहानी बहुत सरल है, आप सभी जानते हैं सेंटेंस में वर्ब वास्तविकता में किसी के बारे में बताने का कार्य करती है। वर्ब का रोल ही इतना है, सेंटेंस में आई है तो किसी के बारे में बताएगी, और जिसके बारे में बताएगी वही उसका सब्जेक्ट होगा। और वो वर्ब अपने सब्जेक्ट से अगर एग्रीमेंट भी बनाती है तो ऐसी वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती है। एंड इन अदर लैंग्वेज you can say that the verb that is given in the sentence, if just talking about the subject and also making an agreement with the subject, means the verb is coming in accordance with the subject. When verb agrees the subject in terms of its number and its person, that kind of verb is known as फाइनाइट वर्ब। आई होप एंड एक्सपेक्ट आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है? सो ऐसी कोई भी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट से अग्री करे फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब गाइस यहां पे इसका एग्जाम्पल भी दिया है, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। अगर आपको समझ आए तो एक बार आप मुझे जरूर बताना। ही इज प्लेइंग, अगर यहां पे ही है और यहां पे आप देखो तो ये इज प्लेइंग जो वर्ब है दरअसल ये ही के अनुसार आ रही है। ही है तो इज आया, लेकिन दे है तो अब इज नहीं, अब आर आया। यानी ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल की जा रही है, ये सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब अलग तरीके से इस्तेमाल होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो अलग तरीके से इस्तेमाल होगी। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, यानी अगर मैं आई लिख दूं तो अब हम इज और आर नहीं, अब हम एम लिखेंगे। यानी ये सभी वर्ब्स ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। आप इसे हास्य में, ह्यूमर में ये भी कह सकते हो, वर्ब का काम है सेंटेंस में आकर अपने सब्जेक्ट के बारे में बातें करना। वर्ब जिसके बारे में बात करती है वही उसका सब्जेक्ट है, वही उसका पति है। और अगर वर्ब ने जिसके बारे में बातें की है उससे एग्रीमेंट भी बनाए कि हां सब्जेक्ट मैं तुम्हारे अनुसार चलूंगी, मैं तुम्हारे अनुसार आऊंगी, तुम सिंगुलर मैं भी सिंगुलर, तुम कमिटेड मैं भी कमिटेड, तुम प्लूरल तो मैं नेटवर्क बिछा दूंगी। तो गाइज अगर वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आए तो उसे आप फाइनाइट वर्ब कहते हो। यानी व्हेन वर्ब मेक्स एन अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, जब वर्ब अपने सब्जेक्ट से शादी कर लेती है, एग्रीमेंट बना लेती है, तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सीमित वर्ब, यू नो, सीमित वर्ब। तो गाइस उम्मीद है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगी तो सही, जो सब्जेक्ट के विषय में बातें जरूर करेगी, बट सब्जेक्ट की संख्या सब्जेक्ट के पर्सन पर निर्भर नहीं करेगी। सब्जेक्ट चाहे जिस भी संख्या जिस भी पर्सन से बिलोंग करता हो, वर्ब अपने ही रूप में होगी, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो अगर वर्ब सब्जेक्ट से एग्रीमेंट बना ले तो फाइनाइट वर्ब, नहीं बनाए नॉन फाइनाइट वर्ब। ग्रामेटिकल टर्म में कहते हैं हर उस जगह जहां पे वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट बनाती है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू होता है, वो वर्ब फाइनाइट होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होता। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है ना? ध्यान से देखो एग्जाम्पल।
आपके सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं। सबसे पहली वर्ब है लाइक, आई है तो लाइक आया है। अगर मैं आई के प्लेस पे ही लिखता तो लाइक नहीं, अब मुझे लाइक करूंगा तो गलत हो जाएगा, मुझे लाइक्स करना पड़ेगा, ही लाइक्स। यानी आप कह सकते हो एक वर्ब है लाइक और ये वर्ब हो गई कौन सी, फाइनाइट। एक और वर्ब बैठी है वॉचिंग, आई है तो भी वॉचिंग, ही है तो भी वॉचिंग, शी है तो भी वॉचिंग, दे है तो भी वॉचिंग। यानी वॉचिंग को फर्क नहीं पड़ता साहब, इसलिए आप कह सकते हो लाइक सब्जेक्ट के अनुसार आ रही है, फाइनाइट हुई, वॉचिंग नॉन फाइनाइट हो गई। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है? आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन में वॉचिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, लाइक फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि लाइक अपने पति के अनुसार इस्तेमाल की जाएगी। सभी को क्लियर है गाइस? शी वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड, एक और हिस्सा आइए डिस्कस करते हैं। शी के हिसाब से देखो वॉन्ट्स आया है, दे होता तो वॉन्ट कर देते, यानी ये वॉन्ट्स जो है ना केवल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, बल्कि अपने सब्जेक्ट जिसे ये प्रेम करता है के बारे में तो बता ही रहा है, उसे शादी भी कर रहा है, अपने एग्रीमेंट्स भी बना रहा है, इसलिए वॉन्ट्स को हम कह देंगे फाइनाइट वर्ब। लेकिन आप अगर टू गो को ध्यान से देखें, वर्ब ये भी है, लेकिन ये देखो ध्यान से शी के अनुसार प्रयोग नहीं आ रहा, हालांकि ये शी के बारे में बता रहा है, अब्रॉड कौन जा रहा है, शी, लेकिन ये उससे शादी नहीं कर रहा। तो गाइज ऐसी वर्ब जो वर्ब होकर सब्जेक्ट के बारे में बताए बट एग्रीमेंट ना बनाए, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कह देते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और क्लैरिटी भी मिली होगी। सभी को क्लियर है? अब गाइज याद रखना, नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सभी को क्लियर है? सबसे पहला इंफिनिटिव, दूसरा जिरंड और तीसरा पार्टिसिपल। इंफिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिरंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और गाइज आप सभी को पीडीएफ लिंक के फॉर्म में दिया जाता है। मेरे पोस्ट में अगर कोई भी लिंक आती हो तो उसे जरूर ओपन करें, आपको सारे पीडीएफ में पहुंचाता हूं, परंतु बच्चे थोड़े आलसी हैं, वो लिंक देखकर शायद डिसीजन ले लेते हैं। डोंट जज द बुक बाय जस्ट इट्स कवर, ओपन द लिंक, यू विल रीडायरेक्ट टुवर्ड्स द पीडीएफ। और मैं सारे पीडीएफ साझा करता हूं अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल नितिन मिश्रा ऑफिशियल पे जुड़े हैं तो। गाइज सभी लिंक्स को आप जरूर ओपन किया करें। चलो, थैंक यू। तो हमने जाना फाइनाइट वर्ब क्या होती है, हमने जाना नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती है, पार्टिसिपल, जिरंड और इंफिनिटिव। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंफिनिटिव। गाइस नोट्स बनाते चलना, हैंड नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है? नॉन फाइनाइट वर्ब बेसिकली 2+V1 इंफिनिटिव कहलाती है। नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला टाइप है इंफिनिटिव, और इंफिनिटिव को वास्तविकता में 2+V1 माना जाता है। 2+V1 इंफिनिटिव एक प्रकार का नाउन है जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं। यानी याद रखो, ये टू स्टडी दरअसल नाउन और वर्ब दोनों का गुण रखते हैं। कोई आपसे पूछे बेटा एक बात बताओ, इंफिनिटिव क्या होते हैं? इंफिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, पर होता क्या है? आप कहना नितिन सर ने बताया था
अगर किसी वर्ब में नाउन के गुण हो, अगर किसी वर्ब में नाउन के गुण हो 2+V1 के रूप में हो, तो ऐसा 2+V1 जो कि नाउन के रूप में होता है, जिसके अंदर वर्ब का भी गुण होता है, इंफिनिटी कहलाता है। तो गाइस याद रखें, अगर आप अपने प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक छोटी सी बात नजर आएगी। क्या बात नजर आएगी? आपको एक तरीके से दिख रहा होगा कि आप कुछ चाहते हो, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, और आप जिस वस्तु को चाहते हो दरअसल वो एक कार्य है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है, और टू स्टडी ऑब्जेक्ट है। वॉन्ट वर्ब है बेटा, और टू स्टडी ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखो, टू स्टडी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन है, तभी तो ऑब्जेक्ट बना। यानी ये वर्ब होकर नाउन जैसा काम कर रही है, वर्ब होकर ये ऑब्जेक्ट बन गई। इसलिए ऐसी वर्ब जो कि 2+V1 के रूप में हो, जो वर्ब होकर नाउन का भी काम करे, हम इन्फिनिटिव कह देते हैं। अब ये इन्फिनिटिव याद रखना, ये इन्फिनिटिव कभी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कभी टू एयर इज ह्यूमन सब्जेक्ट भी हो सकता है। भाई इन्फिनिटिव चूंकि नाउन जैसा काम करता है तो कभी सब्जेक्ट हो सकता है, कभी ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहां पर आप देखो, टू एयर दरअसल एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है मतलब नाउन है। आई वॉन्ट टू स्टडी यहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो आप रियलाइज करोगे कि आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश। अब यहां पर ये जो टू स्टडी है दरअसल ये इंग्लिश को क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए गाइस आप इस प्रकार से अपने इन्फिनिटिव का यानी 2+V1 का इस्तेमाल इन 3 तरीकों से कर सकते हो। सभी को क्लियर हुआ होगा। और ये नाउन वर्ब भी कहे जाते हैं, इस बात को विशेष तौर पे आप याद रखना। इन्फिनिटिव को वर्ब नाउन भी कह सकते हैं, ऐसी वर्ब जो नाउन जैसी इस्तेमाल हो, वर्ब नाउन भी कह सकते हैं। और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम करते हैं। अब ध्यान से देखो, टू एयर क्या था? सब्जेक्ट था। टू स्टडी क्या था? ऑब्जेक्ट था। और टू स्टडी जो है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और इस तरीके से आपने अपने अलग अलग तरीके से क्या किया? इस्तेमाल किया। एक बार आपने इंग्लिश को ऑब्जेक्ट में लिया और दूसरा आपने टू स्टडी को ऑब्जेक्ट में लिया। अब यहां कंक्लूजन कर सकते हैं कि 2+V1 को हम नाउन एवं वर्ब दोनों के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। याद रखें, इन्फिनिटिव को यानी 2+V1 को नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में, दोनों ही रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट अगेन. What I taught here is that infinitive is nothing but 2+V1 as a form of verb that has the quality of verb as well as a noun. So you can say when a verb sometime act as a noun, I mean a verb noun is known as infinitive. It can come in the sentence in the place of subject. Likewise, to err is human. Sometime it becomes object. Likewise, I want to study. And it may also have an object. Likewise, I want to study. What are you studying? English. So this is the object for this verb. But this verb is also the object for this, I mean study is the object of want and English is the object of this verb. So this is how it is a noun verb.
है ना, it is also object, it is also action, so we call it infinitive. Now 2 plus V1 is also known as noun and verb and has both the qualities. अगला है जीरंड. जीरंड क्या होती है? जीरंड बेसिकली इज वर्ब ing. जीरंड एक प्रकार का वर्ब है जो ing फॉर्म में होता है और इसमें भी नाउन के गुण होते हैं. इन टोटल यू में से वर्ब 2 plus V1 if is a noun it will be infinitive. Verb ing if it is a noun it will be gerund and both are non-finite verbs. Verb ing के रूप में अगर वर्ब है, काम नाउन का कर रहा है तो वो gerund होगा. 2 plus V1 के फॉर्म में अगर वर्ब है, नाउन का काम कर रहा है तो infinitive होगा. And guys, don't be confused of anything. I'm there. आप मुझे सीधे कांटेक्ट कर लो. I'll be sorting everything out. Why you are worrying बेटा? जब तक मैं जिंदा हूं क्यों परेशान हो रहे हो? Swimming is a good exercise. Again you can see यहां पर verb ing सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रही है. सब्जेक्ट बन रही है मतलब ये नाउन का काम कर रही है, पर है वर्ब की ing फॉर्म, इसलिए इसे जीरंड कह देंगे. और ये जीरंड सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकती है. I learnt driving. Again verb ing is acting as an object, so it is also a noun. क्योंकि ऑब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, तो ये वर्ब रूप में नाउन है. एंड I love watching. What are you watching? Television. सो ये जीरंड हो गई क्योंकि ये लव का ऑब्जेक्ट है. यस और नो? लेकिन चूंकि ये वर्ब जैसी भी है इसलिए इसका भी ऑब्जेक्ट, यानी लव का ऑब्जेक्ट वॉचिंग और वॉचिंग का ऑब्जेक्ट टेलीविजन. सभी को क्लियर है? बेसिकली आप कह सकते हो इन तीन तरीकों से हम जीरंड का इस्तेमाल कर लेंगे. ध्यान से देखो, वॉचिंग लव का ऑब्जेक्ट है. वॉचिंग लव का ऑब्जेक्ट है. एंड टेलीविजन वॉचिंग का ऑब्जेक्ट है. टेलीविजन वॉचिंग का ऑब्जेक्ट है. यस और नो? और इस तरीके से वॉचिंग वर्ब भी हो गई, वॉचिंग नाउन भी हो गई. सो ऐसा वर्ब ing जो वर्ब और नाउन दोनों के रूप में इस्तेमाल हो उसे हम जीरंड कहते हैं. अब गाइज यहां पर ध्यान से देखें, कई वर्ब्स एडजेक्टिव और फ्रेजेस के बाद टू का प्रयोग होता है ना? याद रखें, कई वर्ब्स, कई सारे एडजेक्टिव्स और कई सारे फ्रेजेस ऐसे हैं जिनके बाद टू का प्रयोग होता है और उसके बाद वर्ब ing आता है. ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था. याद रखें, वर्ब प्लस यूज टू, accustomed to, averse to, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, owing to, given to, taken to और prone to. आप इन सभी के बाद टू को देख रहे होंगे. यस और नो? एंड after these very phrases, these very adjectives, these very verbs, although we have to as a preposition, but kindly be attentive because इन सभी phrases के बाद to आने के बाद भी इस्तेमाल बेटा verb ing होता है. बाकी और जगहों पर टू आने के बाद V1 लगेगा, बट इन फ्रेजेस के साथ वर्ब प्लस यूज टू के बाद वर्ब ing आएगा, V1 नहीं आएगा. accustomed to verb ing, averse to verb ing, with a view to verb ing,
एडिक्टेड टू वर्ब आईएनजी, डिवोटेड टू वर्ब आईएनजी, इन एडिशन टू वर्ब आईएनजी, लुक फॉरवर्ड टू वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट टू के बाद भी वर्ब आईएनजी, ओविंग टू के बाद भी वर्ब आईएनजी, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू के बाद भी वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल होगा। गाइस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। गाइस आप सभी कांटेक्ट कर लेना एक बार मुझसे एंड आई विल बी डायरेक्टिंग टूवर्ड्स ऑल दीज सॉल्यूशंस जो आप ढूंढ रहे हो। परेशान बिल्कुल ना हुए। और एग्जाम्पल यहां पे ध्यान से देखो, ही इज एडिक्टेड टू, अब एडिक्टेड टू हो गया, एडिक्टेड टू के बाद क्या होगा, आईएनजी का इस्तेमाल होगा। लुक फॉरवर्ड टू के बाद क्या होगा, आईएनजी का इस्तेमाल होगा। वर्ब प्लस यूज टू, ध्यान से देखो, वर्ब प्लस यूज टू के बाद भी वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल होगा। सो आपको यही मैंने बताया। सामान्य तौर पे स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि टू के बाद V1 आएगा, बट इन सभी एडजेक्टिव्स, वर्ब और फ्रेजेस के बाद टू के बाद जिरंड यानी वर्ब आईएनजी आती है। सभी को क्लियर है? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप ये कह सकते हो, अगर कोई फ्रेजल वर्ब टू से खत्म हो, ध्यान से देखना, अगर कोई फ्रेजल वर्ब टू से खत्म हो तो उसके बाद V1 नहीं वर्ब आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है गाइस? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, भाई लुक फॉरवर्ड टू के बाद मीट नहीं, मीटिंग यू। He is given to drinking, उसने पीना छोड़ दिया है। He is prone to making same mistakes, वो हर बार सेम मिस्टेक करता है। He got used to, देखो वर्ब आ गई, वर्ब आ गई, अब ये used to एडजेक्टिव है इसलिए आईएनजी लगेगा। लेकिन गाइस इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, आप प्लीज इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस देखो। यहां पर यूज्ड टू वर्ब के बाद आई है, इसलिए ये यूज्ड टू एडजेक्टिव है और इसलिए आपने इसके बाद वर्ब आईएनजी लिखा, क्योंकि ये वर्ब आईएनजी नाउन होगी। समझ आया? बहुत क्लियर और कैलकुलेटिव है। गॉट के बाद आया हुआ यूज्ड टू एडजेक्टिव है, यानी यहां यूज्ड टू एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म नाउन होगी, जिरंड। आपने इसलिए यहां जिरंड रखी है। लेकिन यहां पे यूज्ड टू को देखो, यहां यूज्ड टू दरअसल हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, इसलिए आपने यहां पर V1 का प्रयोग किया है। तो इन दोनों यूजेस को आप प्लीज ध्यान से देखें। ये दोनों ही यूसेज एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले यूसेज हैं बेटा। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी ध्यान से देखेंगे और डिफरेंस समझने का प्रयास करेंगे। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है? एंड गाइस ध्यान से देखो, ये कुछ खास हिस्से हैं तो मैं ज्यादा एम्फेसिस से बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर यूज्ड टू के पहले वर्ब हो तो यूज्ड टू के बाद वर्ब आईएनजी लगाएं। अगर यूज्ड टू के पहले वर्ब हो तो यूज्ड टू के बाद वर्ब आईएनजी लगाएं। लेकिन अगर यूज्ड टू के पहले वर्ब नहीं हो तो यूज्ड टू के बाद V1 लगाएं। क्लियर? अगर यूज्ड टू के पहले वर्ब है और यूज्ड टू के बाद वर्ब आईएनजी है तो ये आदतन क्रिया को दर्शाता है, और यूज्ड टू के पहले वर्ब नहीं है, आपने V1 जोड़ा है तो ये पास्ट रूटीन एक्शन बताता है। गाइस याद रखना, ये किसी भी टेंस में हो सकता है,
जैसे ही इज यूज टू, ही वॉज यूज टू, ही विल बी यूज टू, लेकिन ये केवल और केवल पास्ट में होगा, अन्य किसी टेंस में नहीं होगा। 3 नॉन फाइनाइट हमने जाने थे, इंफिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। हमने इंफिनिटिव और जिरंड के बारे में कुछ बातें डिस्कस की। लेट्स टॉक अबाउट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ये वो शब्द है जो कि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। वर्ब भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा, पार्टिसिपल कहलाएगा। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। वर्ब और नाउन के जैसे इस्तेमाल होंगे इंफिनिटिव और जिरंड में। V1 होकर वर्ब और नाउन दोनों तो इंफिनिटिव, वर्ब आईएनजी होकर वर्ब और नाउन दोनों तो जिरंड। लेकिन अगर वर्ब या एडजेक्टिव जैसा गुण हो तो वो पार्टिसिपल कहलाएगा। साधना साहू बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज रीच मी आउट, है ना, विल बी डिस्कसिंग एंड सॉर्टिंग योर डाउट्स, डोंट वरी बेटा। पार्टिसिपल के बारे में आपने जाना कि पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का रोल प्ले करता है। अब याद रखो कई सारे पार्टिसिपल हैं, जिनमें पहला पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी है, पर ये जिरंड नहीं है, जिरंड नाउन का काम करता है। अगर वर्ब आईएनजी कभी वर्ब या फिर एडजेक्टिव का काम करे तो ऐसी वर्ब आईएनजी जो वर्ब भी हो और एडजेक्टिव भी हो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। सभी को क्लियर गाइस? एग्जाम्पल देखो, हियरिंग यानी आप कुछ सुन रहे हैं, सो ये वर्ब हो गई। और गाइस आप देख सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट के रूप में नॉइज को लिख रहे हैं, लेकिन दूसरे नजरिए से देखा जाए तो यह भी कहा जा सकता है द नॉइज जो है वो नाउन है और हियरिंग उस नाउन का एडजेक्टिव। यानी अगर कोई वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे आईएनजी होकर तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देंगे। जैसे थिंकिंग ऑल इज वेल, अगेन ऑल इज वेल ऑब्जेक्ट हो गया, थिंकिंग वर्ब हो गई। दूसरे नजरिए से ऑल आप जानते हैं एक नाउन यानी प्रोनाउन है और उसके पहले आने वाला थिंकिंग एडजेक्टिव जैसा भी काम कर रहा है, दैट इज व्हाई पार्टिसिपल कहलाएगा। सो गाइस ऊपर दिए गए ये जो दोनों स्टेटमेंट आपने अभी देखे, हियरिंग द न्यू नॉइज, वी रस्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, थिंकिंग ऑल इज वेल, ही वेंट टू बेड, इन दोनों ही सेंटेंस में आप यहां पर देख पाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया है। यस और नो? अगर इसमें अगर और डिटेल हमको लेकर आनी हो तो हम और डिटेल आपको बताते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, रुकते हैं और कुछ सीखते हैं। अब यहां पर हम शुरुआत से रिवीजन करते हैं। वर्ब दो प्रकार की, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर एक वर्ब है रस्ड और इसका सब्जेक्ट है वी। ये वर्ब इस वी से अग्रीमेंट बना रही है, इसलिए ये वर्ब हो गई फाइनाइट वर्ब। लेकिन आप जरा ध्यान से देखो, यहां भी एक वर्ब बैठी है और सुना कौन है नॉइज को? हमने।
यानी ये वर्ब भी जाने अनजाने में बातें तो वी के बारे में ही कर रही है, परंतु आधिकारिक रूप से इसने अपने वी को पति घोषित नहीं किया और ना ही ये उसके नंबर पर्सन टेंस के अनुसार प्रयोग आ रही है। इसलिए आप कह दोगे ये चूंकि अपने सब्जेक्ट से अफेक्टेड नहीं है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। अब इसके बाद मैंने बताया नॉन फाइनाइट वर्ब भी तीन प्रकार का होता है। इन्फिनिटिव जो कि V1 में होता है, ये वर्ब आईएनजी है, तो यानी ये इन्फिनिटिव नहीं है। पार्टिसिपल जो वर्ब आईएनजी होकर नाउन होता है, पर ये तो एडजेक्टिव है, तो ये सॉरी क्षमा करना, जिरंड जो कि वर्ब आईएनजी होकर नाउन होता है, ये जिरंड भी नहीं है। पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आईएनजी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, तो यस ये वर्ब आईएनजी भी है, एडजेक्टिव भी है, तो इसको हम कौन सा नॉन फाइनाइट कहेंगे? हम कह देंगे ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। सभी को क्लियर हुआ? इसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि वेंट यहां पर फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। गाइस मुझे उम्मीद है आप क्लियर हो पाए होंगे किस तरीके से हम वर्ब को फाइनाइट और वर्ब को नॉन फाइनाइट डिक्लेयर करेंगे। सभी को क्लियर है गाइस? अब आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद दूसरे पार्टिसिपल पर डिस्कस करने के लिए, और दूसरा पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल। तो गाइस ये क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? याद रखना, पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म था, वैसे ही पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। एग्जाम्पल ध्यान से देखो, कमिटेड फाइनाइट वर्ब है, ड्रिवन नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में है तो आप इसे पास्ट पार्टिसिपल कह दोगे। सभी को क्लियर है? यहां पे डिसीव्ड भी क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। एनी टाइम गाइज यू कैन कॉन्टैक्ट, एनी टाइम, है ना, एनी टाइम बेटा। आप मैसेज पहले कर दो एंड देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। आई विल बी टेलिंग यू माई टाइम। आप एक बार टेक्स्ट कर लो पहले। तो गाइज उम्मीद है आप सभी को पास्ट पार्टिसिपल भी क्लियर हुआ होगा। याद रखें, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किसी घटना को कंप्लीट बताता है। सभी को क्लियर है? पास्ट पार्टिसिपल किसी घटना को कंप्लीट दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला है परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये क्या होता है? याद रखो, अगर मैं पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 के पहले हैविंग लिख दूं, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस V3, इसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे हैविंग डन विद इट दे गॉट डाउन टू वर्क, तो यहां गॉट डाउन हो गया फाइनाइट वर्ब, हैविंग डन हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब? परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये हैविंग प्लस V3 के फॉर्म में है। इसी तरीके से हैविंग रेस्टेड, ये भी क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। और याद रखें, परफेक्ट पार्टिसिपल भूतकाल में ही कंप्लीट होता दर्शाया जाता है। यानी जो काम परफेक्ट पार्टिसिपल में है वो काम पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस बारी है ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानने की। हालांकि ये मैंने आपको बताई हुई है, पर आप ध्यान से सुने। ट्रांजिटिव वर्ब जब वाक्य में क्रिया के बाद एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े तो उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई राइट ए से। तो गाइज आप अगर ए से नहीं हो तो लिख भी नहीं पाओगे,
यानी ये जो वर्ब है इस ऑब्जेक्ट पर निर्भर है। इस वर्ब को खुद पूरा होने के लिए इस ऑब्जेक्ट की जरूरी है, आवश्यकता है। जैसे इसे देखो, अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो तो पहले लड़की या लड़का का होना जरूरी है। बिना लड़की या लड़का हुए शादी संभव नहीं है। यानी शादी होने के बारे में सोच भी तब पाओगे जब एक ऑब्जेक्ट होगा। आपके पास बंदूक है, आपको किसी की जान लेनी है, पहले आप किसी को ढूंढेंगे ना। यानी गाइस सबसे पहले टारगेट होना जरूरी है, तब जाके निशाना लगा पाओगे। ऐसा कोई भी कार्य जो संपन्न होने के लिए किसी, आप कह सकते हो, ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है, उसे आप ट्रांजिटिव वर्ब कहते हो। भाई चिल्ड्रेन फ्लाई काइट्स, भाई काइट्स होगी तभी तो बच्चे उसको उड़ाएंगे, काइट्स हटा दो उड़ाने की क्रिया हो ही नहीं पाएगी। तो ऐसी कोई भी वर्ब जो खुद को पूरा होने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता रखती है, उसे आप ट्रांजिटिव वर्ब कहते हो। सभी को क्लियर है गाइस? इनट्रांजिटिव वर्ब जब वाक्य में क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो, जैसे जब बच्चों को उड़ानी है पतंग तो पतंग के बिना वो कुछ उड़ा नहीं पाएंगे, इसलिए यहां फ्लाई ट्रांजिटिव हुआ। लेकिन पक्षी स्वयं उड़ता है, इसलिए यहां पर फ्लाई इनट्रांजिटिव हो गया। यानी आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब पर डिपेंड नहीं करता, दरअसल वो मीनिंग पर निर्भर करता है, आप किस प्रकार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। शी स्लेप्ट, वो सोई, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव होता है तो याद रखें, वर्ब के उल्लेख से आपको, यानी वर्ब आते ही क्या जैसे सवाल उठते, जैसे अगर मैं कह दूं ही किल्ड, तो ये अधूरा सेंटेंस है, क्योंकि हमें नहीं पता चला उसने किसको मारा। ही किल्ड अ रैबिट, हाँ अब जाके किल एक्शन कंप्लीट हुआ, वरना किल हो ही नहीं सकता ना बिना किसी लक्ष्य के। आई हेल्प्ड, भाई किससे मदद किया, आई हेल्प्ड हिम। यानी आप ये दोनों ही वर्ब्स देखो, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, और ये तभी अपने अर्थ में पूरे होंगे जब ऑब्जेक्ट इनके साथ लिखे जाएंगे। अब गाइस अगली वर्ब होती है ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव के बाद कॉजेटिव वर्ब। क्या होती है कॉजेटिव वर्ब? कॉजेटिव वर्ब दरअसल कार्य को खुद ना करके किसी और से करवाने का काम करते हैं। हैव, गेट और मेक का प्रयोग कॉजेटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। सामान्यतः कर्ता किसी क्रिया को कर्म पर करता है ना। जैसे ही हेल्प्स द पुअर, यहां पर डूअर जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा है रिसीवर पर, लेकिन सब्जेक्ट ही जब खुद वर्ब को एक्सपीरियंस करे तो उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही गॉट कॉट, यहां पर वह व्यक्ति किसी और को पकड़ नहीं रहा, वो खुद पकड़ा गया है। यहां सब्जेक्ट किसी और को पकड़ नहीं रहा, वह खुद पकड़ा गया है, इसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। द इन्वायरमेंट गेट्स पॉल्यूटेड, यहां पर देखो इन्वायरमेंट खुद ही पॉल्यूट हो रहा है, ये भी क्या है, कॉजेटिव वर्ब है। यानी सामान्य सोच ये है कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डालता है, लेकिन जब सब्जेक्ट का कार्य सब्जेक्ट पर ही प्रभाव डाले, इसका एक उदाहरण मुझे याद आया, अभी बिहार में एक लोकल असलहा बनाने वाले कोई होंगे लोग, एक फैक्ट्री थी जो असलहा बना रही थी, और उसकी खासियत ये थी कि वो बंदूक
जिसकी तरफ निशाना कर रहा था उसको नहीं, चलाने वाले को ही मार दे रहा था, बिकॉज जो बारूद था वो आगे की तरफ ना निकल के पीछे की तरफ निकल रहा था। तो बस वही है, जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य स्वयं सब्जेक्ट पर ही प्रभाव डाल दे। जैसे आप नहीं कहते यार मैंने अपनी टांग तोड़ ली है, सामान्य तौर पे आप अपनी नहीं किसी और की टांग तोड़ेंगे, लेकिन जब आपकी खुद की टांग टूटी हो तो आप इसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। सभी को क्लियर है गाइस? थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो गाइस पहले आप मुझे बताओ कॉजेटिव वर्ब आप पहचान पाए या नहीं पहचान पाए? कॉजेटिव वर्ब क्या है? जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, अगर उसका प्रभाव या इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे ना पड़ के खुद सब्जेक्ट पे ही पड़ जाए तो इसको हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। चलो सभी को क्लियर है? कई बार वाक्य से यह तात्पर्य निकलता है कि कर्ता ने किसी कार्य को किया नहीं बल्कि करा रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई मेड हिम डू द होल वर्क, मतलब मैंने स्वयं ने काम नहीं किया, मैंने उससे काम करवाया। ही गॉट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस, उसने उसको पकड़वाया। हैव द बॉक्स ओपन्ड, बॉक्स को खुला रहने दिया। वी हैव टू मेक द सिस्टम वर्क। आप इन सभी जगहों पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। सभी को क्लियर है गाइस? चलो अब गाइस यहां पे ध्यान से देखो कि वर्ब की अगर हम पैटर्न की बात करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ध्यान से देखना। और सबसे पहला वर्ब का पैटर्न है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है। ये वर्ब के प्रयोग का सबसे साधारण पैटर्न है और ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के बाद हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो आप बेसिकली इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग करोगे। ये पहला पैटर्न है, इसको नोट डाउन कर लो। ये मैं वर्ब के पैटर्न्स आपको बता रहा हूं। वर्ब का पहला पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब बिना किसी ऑब्जेक्ट, तो जाहिर सी बात है जो वर्ब होगी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। यस और नो? और सब्जेक्ट प्लस वर्ब को कभी भी आप पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब, हाँ जी। अब पैटर्न 2 क्या है कि सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। सभी को क्लियर है? सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। सभी को क्लियर है गाइस? तो गाइस ध्यान से देखो, तो गाइस ध्यान से देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। यहां पर एक विद्यार्थी को ये सबसे पहले खुद को क्लियर करना होगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस तरह से डिफरेंट है। गाइज अगर आप ये पैटर्न समझ गए ना, विश्वास मानो आपकी रीडिंग एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। बहुत ध्यान से देखना, ऐसे सेंटेंस फॉर्म्स में कंप्लीमेंट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव, और इस सेंटेंस पैटर्न को भी पैसिव वॉइस में परिवर्तित नहीं कर सकते। मैं इसका आपको एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर मैंने मान लो लिखा कि राम इज, तो राम हो गया सब्जेक्ट,
इज हो गया वर्ब, और अब मैं लिखूंगा सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट। अब आप मुझे बताओ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या करेगा। जाहिर सी बात है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट इस सब्जेक्ट के बारे में और बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में टेल मोर अबाउट, यस और नो। तो गाइस एक एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं आपको बताता हूं, अगर मैंने लिख दिया राम इज माई फ्रेंड, तो ये नाउन के रूप में सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में और बता रहा है, तो इसे भी हम नाउन के रूप में सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट कह देंगे, यानी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नाउन हो सकता है। या फिर मैं लिख सकता हूं राम इज टॉल, राम बहुत लंबा है। तो गाइज ये टॉल भी क्या कर रहा है, राम को ही मॉडिफाई कर रहा है, टेल मोर अबाउट कर रहा है, तो भाई ये भी क्या है, सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है। इसी के बारे में यहां चर्चा हो रही है कि वर्ब का पहला पैटर्न है कि वर्ब केवल सब्जेक्ट और वर्ब साथ में आ गई, ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट। सभी को क्लियर है गाइस? थैंक यू। मैं तो चाहता हूं बेटा कि मैं इस क्लास को 1.5 आवर तक लेके जाऊं, बट शिक्षक हमेशा विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर कोई काम करता है, जैसी आपकी इच्छा। फिलहाल उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। कैसा था आज का ये सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बेटा। और अगर आप सभी कोई भी डाउट अपने मन में रखते हैं तो गाइज ये सबसे गलत मुझे लगता है हिस्सा होगा हमारी ट्रेनिंग का। आप सभी अपने किसी भी डाउट को किसी भी समय मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम नितिन मिश्रा VNS इज माय ऑफिशियल अकाउंट, आप मुझसे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, DM डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। फील फ्री टू कांटेक्ट एनी टाइम, बिकॉज विद्यार्थी के मन में प्रश्न हो और वो पूछे ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं बेटा। आप सभी अपने सभी प्रश्नों के जवाब मुझसे लें। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।